आज के छोटे लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे ब्लू इकोनॉमी के बारे में। ब्लू इकोनॉमी के बारे में आज के छोटे लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। अब ब्लू इकोनॉमी होता क्या है? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस अवधारणा को दिया किसने था। तो इस अवधारणा को दिया था बेल्जियम के अर्थशास्त्री गुंटर पॉली ने 2010 में। किसके माध्यम से दिया था? अपनी एक पुस्तक के माध्यम से, जिसका नाम था द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस और 100 मिलियन जॉब्स। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने एक वर्ड दिया था लोगों दुनिया को, ब्लू इकोनॉमी। अब ब्लू इकोनॉमी में क्या होता है? तो इस अवधारणा का जो संबंध है वो आर्थिक विकास से है, बेहतर आजीविका से है और नौकरियों के सृजन से है। और किसके माध्यम से? तो यह होगा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से। तो इसे ही समन्वित रूप से क्या कहा जाएगा? इसे ही समन्वित रूप से कहा जाएगा ब्लू इकोनॉमी, ब्लू नीली अर्थव्यवस्था कहा जाएगा इसे। अब इससे घटक कौन कौन से हैं? तो घटक देख लेते हैं। तो इससे घटक हैं अक्षय ऊर्जा, मतलब ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगी। तो सतत समुद्री ऊर्जा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम देख रहे हैं कि आज वर्तमान में हमारे पास जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो कैसे वाले हैं? वो एक तो कुछ कुछ वर्षों के पश्चात वो समाप्त भी हो जाएंगे, और दूसरा इनकी वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है? हमारी इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसके अलावा इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम हो रहा है। इन्वायरमेंट को कैसे प्रॉब्लम हो रहा है? तो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि इन जो हम फॉसिल फ्यूल्स का जो प्रयोग करते हैं उसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन होता है। तो इसके स्थान पर यह कोशिश पूरे विश्व के सरकारों के द्वारा की जा रही है कि हम अक्षय ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो जो नीली अर्थव्यवस्था है या जिसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, उसका एक घटक है अक्षय ऊर्जा, मतलब ऊर्जा के ऐसे संसाधन प्राप्त करना जो कभी समाप्त ना हो और साथ ही में यह हमारी पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा क्या घटक है? दूसरा घटक है मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन से क्या होगा? तो सतत मत्स्य पालन अधिक राजस्व अर्जित करने और मछली उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही यह समुद्रों में मछली भंडारण को बहाल करने में मदद कर सकता है। मतलब ऐसी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए जो सस्टेनेबल हो, अर्थात ऐसे तकनीकों का प्रयोग किया जाए जिसके माध्यम से हम समुद्री जीवों का दोहन भी कर सकें और उसकी उपलब्धता लगातार बने रहे। वह समुद्रों के जो समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसे हानि ना पहुंचाए। फिर तीसरा जो घटक है वो है समुद्री परिवहन। तो 80% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं का व्यापार समुद्री मार्ग से किया जाता है। फिर देखते हैं अगला इसका घटक है पर्यटन। तो इसमें क्या होगा? महासागरीय और तटीय पर्यटन रोजगार में बढ़ोतरी करने के साथ साथ आर्थिक विकास को बल दे सकता है। हमने देखा है, जैसे हम भारत का एग्जाम्पल है, जैसे गोवा का एग्जाम्पल ले, तो गोवा में जो उसका पर्यटन उद्योग इतना विकसित है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उसके पास एक बहुत बड़ी समुद्री सीमा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें जो नौ तटीय राज्य हैं भारत के, वहाँ पर ही बढ़ावा देना है। उसकी वजह से क्या होगा कि पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ने की वजह से हमारे जो तटीय राज्यों में जो हमारी 30% जनसंख्या निवास करती है उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, जिसका अंततः फायदा किसको पहुंचेगा? जिसको अंततः फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को पहुंचेगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। तो महासागर एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मददगार हो सकता है। अगर हम ब्लू इकोनॉमी को इस तरह से बढ़ावा दें कि वो सस्टेनेबल हो, तो उससे क्या होगा कि महासागर अधिक से अधिक कार्बन सिंक बन जाएंगे, मतलब जो कार्बन का उत्सर्जन होगा उसे अधिक से अधिक अवशोषित कर लेंगे। तो उसको जितना ज़्यादा वो अवशोषित करेंगे उतना ही हमारे एनवायरनमेंट से क्या होगा? कार्बन कम होगा। और कार्बन कम होने की वजह से हम जो हमारा जो संभावना है कि हम क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर इसका तीसरा जो घटक है वो है अपशिष्ट प्रबंधन। भूमि पर बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार किया जा सकता है। हमें पता है कि महासागर जो हैं वो प्लास्टिक के बहुत बड़े बोला जाता है एक तरह से गोदाम बनते जा रहे हैं,
जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो यूज़ हुआ प्लास्टिक को हम फेंक देते हैं और वो विभिन्न माध्यम, नदियों के माध्यम से, बरसात के माध्यम से, वो अंततः समुद्र में पहुँच जाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो माइक्रो प्लास्टिक की जो समस्या है वो समुद्रों में बढ़ते जा रही है। और ऐसे कई रिपोर्ट भी आई हैं कि मछलियों के अंदर से माइक्रो प्लास्टिक्स भी हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो प्लास्टिक की वजह से समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र भी समाप्त हो रहा है। तो जब हम अगर ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अधिक से अधिक अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाएं और ऐसे एलिमेंट्स जो जाते हैं समुद्र में और समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को समाप्त करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या करें, रिसाइकल करें या उसे नष्ट कर दें और उसे समुद्र, ताकि वह समुद्र में ना जाए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा ब्लू इकोनॉमी के बारे में, ब्लू इकोनॉमी के घटक के बारे में। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे।